ठीक है, चलो ऑनलाइन आवाज येतोय का रे? हो हितेश, पुष्कर, पूर्वा. हो सर. हो सर. आता पहिला पॉइंट आहे बघा, बुलेट पॉइंट आहे हा. काय आहे? रे रिट्रेस देअर पाथ व्हेन देअर डायरेक्शन इज रिवर्स. मतलब जब भी वो रिफ्लेक्शन देगा ना, तो वो उसके पाथ को रिट्रेस करेगा जब उसकी डायरेक्शन एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगी. ऐसे कब होता है मिरर में? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते टाइम. जब कोई मिरर है ऐसा, और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वो जाता है लाइक दिस, तो जब वो रिट्रेस करता है ना, तो सेम पाथ को रिट्रेस करता है. ठीक है, बाकी चीज में ऐसा नहीं होता. ठीक है, आगे. द फोकल लेंथ ऑफ मिरर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है वो? ओनली ऑन द कर्वेचर ऑफ द मिरर. ऑब्वियस सी बात है, फोकल लेंथ क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ. मैंने बोला था ना कि मिरर में फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहते. क्या रहते हैं? इसका डिस्टेंस और इसका और पोल का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. फोकस और पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पूरा का पूरा ये डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियस. अब सीधी सी बात है, अगर दो इक्वल पार्ट है, हम फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? फोकस और पोल के बीच में का डिस्टेंस, फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? डबल हो गया ना? नहीं समझा? हाफ हाफ आएगा ना? तो फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आएगा. ठीक है, तो फोकल लेंथ का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल. पोल का मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर. क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सेंटर ऑफ मिरर का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, और ज्योमेट्रिक सेंटर का मिरर होता मतलब होता है पोल. याद रखना इसको. ठीक है, आगे. फिर द फोकल लेंथ, ये तो पता ही होगा, 10वीं में हो चुका है ये. कॉनकेव का जो फोकल लेंथ रहता है वो निगेटिव रहता है, और कॉन्वेक्स का जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है. कौन सा? फोकल लेंथ. कैसे क्या पता चलेगा ये निगेटिव है पॉजिटिव है? निगेटिव डायरेक्शन कहाँ पे रहता है? राइट साइड को पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट साइड को निगेटिव रहता है. ग्राफ देखा है ना? मैंने कल दिखाया भी था तुम्हें ग्राफ. ऐसे ग्राफ पेपर जैसे रहता है वो. राइट को क्या चलते हैं? पॉजिटिव. लेफ्ट को निगेटिव. ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव. तो आपका जो फोकल लेंथ आ रहा है वो फोकल लेंथ कैसे आता है? देखो क्या होता है. कोई भी अगर एक टॉपिक ले लो, समझो कोई मिरर ले लो. अगर हमने एक मिरर ले लिया लाइक दिस, ठीक है, ये कॉनकेव है, और हमने एक ले लिया कॉन्वेक्स. ठीक है, तो समझो रे आ रहा है. रे आने के बाद ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाता है? लेफ्ट में ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पोल होता है. पोल के राइट में और लेफ्ट में, ऐसे सोचना है. यहाँ पे पोल है, पोल के लेफ्ट में और राइट में. दिक्कत नहीं है. तो जो रे आ रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रहा है? इधर पॉइंट. फिर इमेज कहाँ पे बना रहा है? लेफ्ट में. तो जहाँ पे वो फोकस फोकस पॉइंट बनाएगा, फोकस पॉइंट का डेफिनेशन ही वही था, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे वो कनेक्ट कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस. तो रिफ्लेक्शन कॉनकेव का कहाँ पे हो रहा है? लेफ्ट में. ठीक है, तो वो फोकस पॉइंट कहाँ पे क्रिएट होगा? लेफ्ट में. अगर लेफ्ट में क्रिएट हो रहा है तो ये डिस्टेंस को क्या मानेंगे? ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है ना, पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस. तो ये कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है पोल से. तो लेफ्ट में है तो उसका मतलब क्या बोला जाएगा? निगेटिव. समझा? अगर किसी ने बोला कि फोकस ये 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म होता है लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा. माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट में क्रिएट हो रहा है. और लेफ्ट में क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव. कॉनकेव आएगा तो लेफ्ट में ही रहेगा फोकस. और कॉन्वेक्स में क्या रहता है? फोकस ये ऐसे आता है रे. कॉन्वेक्स का प्रॉपर्टी ये रहता है कि ये क्या करता है? डाइवर्स करता है रे को. मतलब ऐसे जाने नहीं देता, ऐसे डाइवर्स करके फेंक देता है. डाइवर्स मतलब दूर 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 ढकलना. ठीक है, तो डाइवर्स जब करता है तो हम क्या बोलते हैं कि इमेज अगर फॉर्म होगा तो कहीं ना कहीं पे वो इंटरसेक्ट हो रहा होगा, इसलिए इमेज फॉर्म हो रहा है. अब ये मुझे बताओ, ये जो रे है ये तो वहां पे डाइवर्स हो रहा है, और ये तो यहाँ पे डाइवर्स हो रहा है. अब ये दोनों ऐसे जाने वाले रे कभी आगे जाके एक दूसरे को कट करेंगे क्या? दोनों ऐसे दूर जा रहे हैं ना, तो कैसे कट करेंगे? वो जितना दूर जाएंगे उतना और दूर जाएंगे एक दूसरे से. तो फिर हम इसे मानते, मतलब एज्यूम करते कि ये आगे तो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पीछे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे.
समझे क्या? ऐसे। तो वो पीछे, मिरर के पीछे कोई तो भी पॉइंट मिलेगा उसको बोलते हैं फोकस। बिहाइंड दी जात नाही ना, आपण अज्युम करतो की ते मागे कुठेतरी होत असतील, इसलिए उसको वर्चुअल बोला जाता है। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी है नहीं एक्चुअल में, लेकिन है, मतलब होगा, क्योंकि आगे तो इंटरसेक्ट होने नहीं वाले, तो पीछे ही हो रहा होगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन होगा तो इमेज बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और इमेज अगर दिख रही है मतलब इंटरसेक्शन हो रहा होगा। तो हाँ, आगे नहीं हो रहा है लेकिन पीछे हो रहा है। ठीक है, तो ये डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पे जहाँ पे मीट होगी उसको फोकस बोला जाएगा। और ये फोकस फिर कॉन्वेक्स मिरर पे कहाँ पे आता है? लेफ्ट में या राइट में? राइट में। तो राइट वाला डिस्टेंस जो रहेगा ये फोकल लेंथ रहेगा, और वो डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा फिर? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ आता है कॉन्वेक्स। इमेजेस याद रखो, वो अपने आप याद रहेगा। ठीक है, समझ गया क्या टॉपिक? ऑनलाइन हो सर. सोपं आहे बघा, पण महत्वाचं आहे तितकंच हा. कारण हा क्वेश्चन सर्वात जास्त इंपॉर्टंट होऊन जातो इथं. वाय 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 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन में जब भी वो सिर्फ कॉन्केव बोल देगा, फोकल लेंथ का डिस्टेंस दे देगा तुमको 10 सेंटीमीटर, और अगर उसने कॉन्केव बोला फोकल लेंथ का डिस्टेंस 10 दिया, तो तुम्हें याद रखना है कि कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है, तो -10 सेंटीमीटर लेना है आगे कैलकुलेशन के लिए। वो बताएगा नहीं कि माइनस लो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि कॉन्केव है तो माइनस ही आएगा। समझे क्या? और ये चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट बात यही है कि कब प्लस और कब माइनस, बाकी तो फिर एक या दो ही फॉर्मूला है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। कभी कभार ऐसी डायग्राम्स आ जाती है देखो पेपर में, और विच वन इज करेक्ट, वो वाला ऑप्शन आता है, 4 5 6 डायग्राम रहती है, 4, उसमें से करेक्ट वाला बताना होता है। समझे? अब ये डायग्राम क्या बता रहा है देखो, बेसिकली ये बता रहा है 1/v और 1/u, यू का ग्राफ है कॉन्केव मिरर में। 1/v का मतलब, v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी, समझो यहाँ पे, तो ये इमेज का और ये पोल का दोनों के बीच में का डिस्टेंस को भी बोलते हैं। और समझो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तुमने, ये क्या रखा है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसको हमें देखना है, वो ऑब्जेक्ट का पोल के साथ जो डिस्टेंस होता है उसको यू बोलते हैं। समझ गए? तो ये 1/v और 1/u का ग्राफ है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्स एक्सिस पे 1/u का ग्राफ है, और वाई एक्सिस पे 1/v का ग्राफ है। मतलब ये 1/v दिखा रहा है, ये 1/u दिखा रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा जो फोकल लेंथ और इमेज का बन रहा है ना, उसका देखो तुम ये ग्राफ को ठीक से एनालाइज करो। क्या दिख रहा है तुम्हें? इधर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, उस वाली केस में ग्राफ ऐसे आएगा। जहां तक तुम्हारी फोकल लेंथ है वहां से वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लग जाता है। देखो फोकल लेंथ जो होता है 1/, फोकल लेंथ इतना भी है, और ये भी 1/, फोकल लेंथ के इतना डिस्टेंस है। क्या है? फोकल लेंथ का डिस्टेंस। तो इतना समझो फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, और इतना भी फोकल लेंथ का डिस्टेंस है। यहाँ पे दोनों एक्सिस पे आता है वो, इमेज के टाइम पे भी और ऑब्जेक्ट के टाइम पे भी। तो अगर तुम 1/v की वैल्यू सबसे ज्यादा कब रहेगी? जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट सबसे पास रहेगा, मतलब वो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाए? पोल पे, तो वो डायरेक्ट इंफिनिटी को चली जाती है फिर। समझे क्या? सबसे ज्यादा इमेज का डिस्टेंस हो जाता है। और जैसे जैसे तुम्हारा 1/u का डिस्टेंस कम होते चलता है, 1/u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो 1/u, तो अगर u बढ़ेगा तो रेशो अपने आप घट जाएगा, घट जाएगा ना। तो u बढ़ना मतलब ऑब्जेक्ट दूर दूर जाना, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये है u का इंक्रीज होना मतलब। तो ये रेशो की वैल्यू अपने आप क्या होने लगती, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशो अपने आप कम आएगा ना, हाँ कि नहीं? तो ये वाली केस में क्या हो रहा है, अभी ऑब्जेक्ट जो है आपका वो मिरर से क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहा है, तो उस हिसाब से 1/u की वैल्यू अपने आप कम हो रही है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर दूर जाता है ना, जैसे अभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे दूर दूर जाता है तैसे तैसे इमेज की वैल्यू बढ़ते रहती। तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट दूर दूर जाने से इमेज की जो साइज रहती है ना, वो डिस्टेंस बढ़ते और घटते रहता है। तुम एक चीज नोटिस करो, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, समझो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में आ गया तो इमेज और दूर चली जाती है और बड़ी हो जाती। तो u और v में डिस्टेंस देखो, पहले u बड़ा था तो v छोटा था, इमेज पास में थी ना। अब जैसे u छोटा हो गया तो इमेज और दूर चली गई, तो v की वैल्यू
बढ़ जाती है, तो एक दूसरे के वो कॉन्ट्रास्ट में चलते रहते हैं, समझे। तो ये ग्राफ वो रिप्रेजेंट करता है 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा अपने आप डिक्रीज होने लगता है, और दूसरे को इंक्रीज करो तो पहला डिक्रीज होने लगता है। तो ग्राफ ऐसे दिखता है। इसमें लगा के देखो तुम लॉजिक, देखो 1/u की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो v की वैल्यू घट रही है, देखना। पहले यहाँ पे थी, फिर 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 यहाँ पे थी। जैसे जैसे ये बढ़ा वैसे वैसे ये कम हो गया, हुआ कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते तो फिर ग्राफ ऐसे आता था। समझा, नहीं समझा? हाँ। तो प्रोपोर्शनलिटी ढूंढ के, अब ये क्वेश्चन आया होगा कहीं पे इसलिए डाल दिया उसने। आगे देखो, ये भी एक ग्राफ है, देखो ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं आजकल। आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं ग्राफ पे, क्योंकि एनालिसिस लगता है, डायरेक्ट रट्टा नहीं लगा सकते तुम इसको। तो वी और यू का चेंज दिया है इसमें भी देखो, लेकिन ये दिया है फॉर मिरर्स, मतलब दोनों मिरर्स के लिए, मतलब स्पेरिकल मिरर्स और प्लेन मिरर्स के लिए। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है वो। क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली, मतलब यू वी और यू का डिस्टेंस बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा, तो उसका आता है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल प्लेन मिरर में, प्रोपोर्शनेटली कम ज्यादा होता है। लेकिन स्पेरिकल मिरर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है वो, समझे क्या। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उसने कर्व लिया, देखो ये। अब ये दोनों मिरर कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, इसलिए कर्वेचर लिया। कर्वेचर बेसिकली क्या बताता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लाइन देखो, ये वाली ऊपर वाली लाइन भी वही है, ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे ये डायग्राम भी है, लेकिन ये दोनों 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 के दोनों लेने की वजह से उसने कर्वेचर लिया है। अगर सिर्फ कॉनकेव बोला होता तो स्ट्रेट लाइन आती थी, कॉन्वेक्स को स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, कॉन्वेक्स को कर्वेचर आता है। ये कर्वेचर और स्ट्रेट लाइन किस पे डिपेंड रहता है, ये इसकी इक्वेशन पे डिपेंड रहता है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता है, क्वाड्रेटिक मतलब जैसे x² + 2x प्लस लाइक दैट, तो ये कर्व बन जाता है अपने आप, समझे। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन रहता है, समझ गए। लीनियर इक्वेशन मतलब x + y = 3 लाइक दैट, जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा रही तो कर्व बनता है, या 2 भी रही तो भी कर्व बनता है। अगर एक डिग्री वाली इक्वेशन रही तो फिर स्ट्रेट लाइन बनता है, समझे। वो डिपेंड रहता है उस पर। लेकिन फिलहाल अभी तुम इसको बस थोड़ा सा समझ लो कि स्पेरिकल मिरर का वी और यू का चेंज जो आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। और वी और यू का प्लेन मिरर का ऐसे आएगा। और अगर यही चीज मैं थोड़ा ऐसे कर दूं, ये 1/v और 1/u कर दूं, क्या कर दूं, तो ये कर्व नहीं बनेगा अभी। अब इस केस में ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। 1/v और 1/u रहा तो, समझेगा। हाँ। और अगर v और u रहा तो कर्व बनता है, क्योंकि v और u इक्वेशन में डालने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और 1/v और 1/u इक्वेशन में डालने के बाद लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो उसकी वजह से वो कर्वेचर और लीनियर वो बन जाता है। अब इक्वेशन डालने की जरूरत नहीं, बस तुम इतना याद रखो, समझे। 1/v और u आएगा तो कर्वेचर लेना है, और डायरेक्ट v और u आएगा तो स्ट्रेट लाइन लेना है। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है, और प्लेन मिरर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स याद रखो। ये भी एक बहुत अच्छा बुलेट पॉइंट है, देखो इस पे भी आया एक बार क्वेश्चन, बहुत पुराना जमाने में आया था, अब नहीं आता, लेकिन सीईटी में पूछ सकते हो। द पर्सन नीड्स द प्लेन मिरर ऑफ अ मिनिमम हाफ ऑफ इट्स हाइट टू सी द फुल इमेज। अगर किसी पर्सन को उसकी इमेज को प्लेन मिरर में देखना है, क्या करना है, ये सामने उसके प्लेन मिरर रखा है समझो, और प्लेन मिरर में मुझे पूरा का पूरा मुझे देखना है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे पूरा देखना चाहिए मेरी इमेज, तो मुझे कितनी हाइट का प्लेन मिरर लेना पड़ेगा, मतलब ये प्लेन मिरर की हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, कम से कम, मिनिमम मिनिमम कितनी हाइट चाहिए कि मैं मुझे पूरा दिख जाऊं। अगर मैं बहुत छोटा ले लूंगा तो मुझे दिखेगा नहीं ना। अब जैसे मेरे पास छोटा सा मिरर होता है, मेरा फिर सिर्फ फेस दिखता है उसमें, है कि नहीं। तो पूरी बॉडी दिखने के लिए कितनी हाइट का प्लेन मिरर लेना पड़ेगा। तो उसका जो प्रपोर्शन है वो याद रख लो ये चीज, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट ही आता है।
हमारी हाइट से, जो हमारी हाइट है, समझो h हाइट है, हमारी हाइट का हाफ हाइट का मिरर लगेगा। अगर मेरी हाइट 6 फीट की है तो मेरे को 3 फीट का मिरर चाहिए मेरे को पूरा देखने के लिए। तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो आपके ये रहते, देखो क्या बोलते हैं इसको, कपट नहीं रहते क्या ऐसे बड़े बड़े कबर्ड, हाँ वो पुराने वाले कबर्ड मेटल के रहते हैं, देखो वो मेटल के कबर्ड पे ऊपर एक आईना रहता है ना? वो जो मिरर रहता है वो पूरा नीचे तक रहता है क्या? हाँ, वो मेटल वाले कबर्ड देखे क्या तुमने कभी? पुराने जमाने में होते थे, देखो ऐसे, ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसे ओपन होता था। यहाँ पे एक आईना होता था, देखो रहता है ना आईना। ये जो आईना होता है ना, अब हमें पूरा, हम उसमें पूरा का पूरा दिखते हैं, मतलब टॉप से बॉटम, अगर तुम थोड़ा डिस्टेंस पीछे चले जाओ तो वो पूरा का पूरा नहीं रखते उसको, नहीं तो वो पूरा देख सकते हैं ना उसका पूरा का पूरा, मतलब नीचे तक। और सिर्फ हाफ ही रहता है उतर, उतना लगभग 3 फीट का रहता है। कितने फीट का रहता है? 3 फीट का। क्यों? क्योंकि आदमी 6 फीट का रहता है। नहीं समझा? तो हर कोई आदमी को वो पूरा टॉप से बॉटम तक उसको देख सकता है उस मिरर में, थोड़ा पीछे चले जाए तो वो उसके पीछे लॉजिक यही है कि अगर आपको 6 फीट के आदमी को देखना है पूरा का पूरा, तो आप 3 फीट का मिरर ले सकते हो उसको टॉप से बॉटम तक देखने के लिए, मतलब हेयर भी दिखेंगे और मतलब पैर भी दिखेंगे पूरा का। समझा? तो उसके पीछे वो लॉजिक रहता है, आप जाके देखो, उसकी हाइट मेजर करके देखो, लगभग 3 फीट के अराउंड होगी, क्योंकि आदमी 6 फीट का लेता है। अब कोई कोई कंपनी 5 फीट के लिए, मतलब 5.5 फीट की लेती है, वो हर एक कंपनी का अपना अपना रहता है। लेकिन मैक्सिमम जो हाइट होती है आदमी की 6 फीट रहती है, उसके हिसाब से वो 3 फीट का रहता है। समझ गया? तो वो पूरा ले सकते थे ना, फिर हाफ ही क्यों लिए इतना? तो उसके पीछे वही रीजन रहता है, ये लॉजिक चलता है वहां पे कि आपको अगर आपकी बॉडी को पूरा देखना है तो आपकी हाइट का हाफ हाइट का मिरर आपको लेना पड़ेगा। नहीं समझा? लेकिन वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड है ना, अगर मैं बहुत ज्यादा दूर खड़े रह जाऊं तो छोटे से मिरर में भी फिर पूरा भी नहीं दिखता है। पूरा दिखूंगा ना मैं, अगर छोटा भी मिरर है इतना भी मिरर है। प्लेन मिरर सिर्फ उसके हाफ पोर्शन को ही दिखाएगा, जिस पे जितने रही उस पे आएंगे। समझे क्या? देख को देखो, तुम एक आईना सामने रखो बहुत बड़े, और एक पीछे चले जाओ, तुम्हारी सिर्फ उतनी बॉडी उसमें दिखेगी जितनी दिखनी चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सपांड होगी, पूरी की पूरी बॉडी कभी नहीं दिखती उसमें। कॉन्वेक्स रहा तो फिर दिखेगा। समझेगा? तो कॉन्वेक्स मतलब प्लेन मिरर की बात चल रही है। ठीक है? मतलब ये तुम्हारी जो गाड़ी के रहते हैं ना, और रियर व्यू, वो कॉन्वेक्स रहते, उनमें दिखोगे तुम। नहीं तो वो लोगे और बोलोगे सर ये तो दिख रहा है मैं, वो कॉन्वेक्स रहते हैं। यहाँ पे भी देखो, अब स्टैंडिंग, a person standing middle of the room can see the complete wall behind him if the mirror in front of him is 1/3 of his height of the wall। देखो ये क्या बोल रहा है, एक आदमी है जो रूम के अंदर है, समझो ये रूम है, रूम के अंदर एक आदमी है यहाँ पे बीच में। कहाँ पे है? बीच में। और ये बोल रहा है पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम कैन सी द कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिम, मतलब उसके पीछे की वो कंप्लीट वॉल को देख सकता है आगे। ठीक है? लेकिन उसके लिए उसके सामने 1/3 ऑफ वॉल की हाइट का, ठीक है, वॉल की हाइट अगर सामने जो आपकी एच है, तो वॉल की हाइट का 1/3 मिरर उसके सामने होना चाहिए, तब वो पीछे की पूरी वॉल को देख सकता है। समझे? ऑनलाइन समझ लगा रे? येस हा, हो. असले प्रश्न आले ना डायरेक्ट करायचे याला, डोकं लावायचं नाही। हे प्रश्नच पडलेले आहेत, त्यांनी बुलेट्स पॉईंट घेतलेले आहेत इथं। हे बघा पुढे, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू, ये तो पता है तुम्हें। ड्राइवर का जो बाजू का रहता है वो क्यों क्यों यूज करते हैं उसको, कॉन्वेक्स को? पूरा पूरा दिखना चाहिए। कॉन्वेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इमेजेस को मिनिमाइज करता है। क्या करता है? मतलब डिमिनिश करता है। डिमिनिश का मतलब इमेज छोटी दिखाता है। छोटी दिखाने का फायदा ये होता है कि पूरा ब्रॉड व्यू दिखता है पीछे का, मतलब अगर बड़ा दिखाए तो एक ही गाड़ी दिखेगी। पूरा रास्ता दिखने के लिए इमेज छोटी छोटी दिख के एक जगह पे आनी चाहिए। तो एक चीज है उसकी, वो इमेज छोटी दिखाता है, और दूसरी एक चीज और अच्छी है उसकी, वो थोड़ी पास दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट मिरर, जब नई गाड़ी खरीदते हो ना तुम, उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्लोज देन अपियर, ऐसा कुछ तो भी होता है लिखा हुआ होता है। पढ़ो उसको और फिर समझ जाएगा अभी तुम्हें।
तो वो बस क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें एक्चुअल पोजीशन से ज्यादा क्लोज दिखेगा, तो मतलब घबराना मत क्या है आगे गाड़ी, ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअली पीछे होती है, वो दिखती पास में है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से दिखना चाहिए। तो उसके कुछ कुछ रीजंस रहते हैं। नई गाड़ी ली ना तो उस पर लिखा रहता है, नई गाड़ी के बाजू में, पढ़ो एक बार समझ जाएगा। देखो, इफ टू और मोर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन, अगर हम एक या दो से ज्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे को कनेक्ट करके मैग्नीफाई कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं मतलब क्या, जैसे माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है, उसमें क्या कर रहे हो आप, एक से ज्यादा लेंस लगा रहे हो और मैग्नीफाई करके देख रहे हो, बराबर है कि नहीं, आया ना। हाँ, तो फिर उसका जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आता है, ओवरऑल मतलब दोनों तीनों लेंस का मिला के, वो मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ड्यू टू ईच कंपोनेंट, हर एक लेंस का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट रहता है। तो मतलब किसी ने बोला कि मैं दो लेंसेस को ऐसे लगा रहा हूं और दोनों का कंबाइंड मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, इसका मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मैग्निफिकेशन 3 है, तो दो तीनों का कंबाइंड मैग्निफिकेशन कितना, तो क्या करो, m1 इंटू m2 इंटू m3 करो, तो टोटल मैग्निफिकेशन बैठ जाएगा, प्लस मत करना, मल्टीप्लीकेशन, हाँ बच्चे प्लस करके आ जाओ, सबका कंबाइन करना है तो प्लस करके आ जाओ, ठीक है। और ये चीज तो तुम्हें पता ही होगी, 10वीं में की है तुमने, मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस रहता है तो उससे उससे उसका आउटपुट क्या निकलता है फिर, 10वीं में था ना ये, मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस रहता है तो उसका आउटपुट क्या निकलता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, एच डैश अपॉन एच, बराबर है। और ये बेसिकली माइनस वी अपॉन यू आता है मिरर में। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस आती है तो इसका मतलब इमेज उल्टी है, क्या है, उल्टी, उल्टी का मतलब क्या, आदमी के पैर ऊपर दिखते हैं और सिर नीचे दिखता है, ऐसा। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो मतलब इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट का मतलब आदमी का सर ऊपर और नॉर्मल पैर नीचे दिखते हैं। तो मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव और निगेटिव होने से हम इमेज कैसे दिखती है वो कंक्लूड कर सकते हैं, है। कैसे कंक्लूड किया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस आई तो इमेज उल्टी दिखेगी, और मैग्नी मतलब उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब इसकी वैल्यू एच डैश अपॉन एच, नहीं तो माइनस वी बाई यू, इसकी वैल्यू, आउटपुट अगर पॉजिटिव आया तो मतलब इमेज इरेक्ट दिख रही है, समझा। हाँ, तो जनरली क्या होता है, कॉन्वेक्स जो रहते हैं ना उसकी इरेक्ट रहती है, और निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों आ सकते हैं कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स कॉन्केव में दोनों आते हैं, दोनों केसेस पॉसिबल है, कॉन्केव में प्लस भी पॉसिबल है माइनस भी पॉसिबल, सारी केसेस है वो बस माइनस ही होती है, बस एक ही केस उसमें आती है ऐसी कि जो पॉजिटिव भी बन जाती है, वो लास्ट वाली, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें, वो वाली 10वीं तक देखी होगी तुमने, वो वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्केव में भी, वो वाली केस। तो बस छोड़ दो अभी, इसमें मैग्निफिकेशन में एक और चीज है, मैग्निफिकेशन का क्या रहता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रही, क्या, मैग्निफिकेशन की वैल्यू समझो +2 है, तो इसका क्या आउटपुट निकलेगा, प्लस इंडिकेट करेगा इरेक्ट इमेज है, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी, आदमी बिल्कुल सीधा दिखेगा। और +2 इंडिकेट करेगा अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, क्या, तो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो इसका मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मतलब इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट छोटा है, 1 अगर आ तो ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल सेम है। देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 रही तो दोनों सेम रहते, ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल सेम रहती। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाती है, इमेज बड़ी हो जाती है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 रही तो ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ा रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है, इमेज छोटी रहती है। तो 1 रहा तो इक्वल, 1 से छोटा रहा तो इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर हो गया तो इमेज बड़ी ऑब्जेक्ट छोटा, ठीक है। हाँ, 0 आ गया तो फिर तो आएगा नहीं, 0, 0 कैसे आएगा, कुछ ना कुछ तो मैग्निफिकेशन होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से यहाँ इतने कंक्लूजन निकलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट
moves with a constant speed towards the concave mirror from the infinity to the focus, the image will move away from the mirror slower in the beginning and with the speed of object when it is at the center of curvature and the faster later on. क्या बोला उसने, पता है, समझा क्या? उसने बोला कि अगर कोई मिरर है, समझो कोई भी ले लो, समझो कॉन्केव मिरर है, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कहां से, इन्फिनिटी को, पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी को था, तो इन्फिनिटी से वो कहां पे आ रहा है, फोकस के पास, कहां पे आ रहा है, फोकस की तरफ। तो जब तक वो फोकस तक नहीं आ जाता, मतलब ऑब्जेक्ट, तब तक क्या होते रहता है, जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा था ना, मतलब ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा था उतनी ही वेलोसिटी से फोकस से वो इमेज दूर 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 जाती रहती है। समझे क्या? इमेज जैसे दूर दूर जाएगी ना, पहले फोकस पे क्रिएट होती है, फिर दूर दूर जाती है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वैसे वैसे इमेज दूर जाता है। नहीं समझा? हाँ, ऐसा तब तक होगा जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आता, और ये उसी स्पीड से होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक वो उसी स्पीड से होगा, और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे सी पे, उसके बाद में फिर वो स्पीड ज्यादा फास्ट हो जाती है। समझे क्या? क्योंकि इमेज बहुत ज्यादा इनलार्ज होने लग जाता। तो फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में समझो, लेट्स अज्यूम ये अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे गया, तो ये इमेज जो है ना, ये बहुत ज्यादा स्पीड से भागेगी, मतलब लगभग 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जब तक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं आ रहा है, तब तक वो स्पीड और ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस हमेशा सेम स्पीड से चलेंगे। नहीं समझा? हाँ, ये टॉपिक है, थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में था, छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉन्केव मिरर आर यूज फॉर, ये तो पता ही होगा तुम्हें, ईएनटी डॉक्टर जो रहते हैं, ईएनटी मतलब ईयर नोज और थ्रोट, वो वाले डॉक्टर जो रहते हैं, डेंटिस्ट वगैरह जो रहते हैं, वो कौन से इसको यूज करते हैं, कॉन्केव को यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी कॉन्केव यूज किया जाता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। शेविंग मिरर जो रहता है उसमें भी कॉन्केव यूज किया जाता है। कैसे कॉन्केव यूज करते हैं शेविंग मिरर में? शेविंग मिरर पता है ना, वो सलून में जाते टाइम जो सामने तुम्हारे मिरर रहता है, वो प्लेन दिखता है क्या तुम्हें? लगता तो प्लेन है ना। सलून में गए कभी? वो सलून हेयर कटिंग वाला, हाँ, उसके सामने जो मिरर रहता है वो सामने तुम्हारे रखा हुआ, इसमें तुम हमारा मतलब फेस देखते हो, कौन सा मिरर रहता है वो? कौन क्या रहता है वो? तो लगता प्लेन है वो, लेकिन है वो कौन क्यों? क्यों? उसको बहुत पास में जाके देखो, मतलब चिपक के देखोगे ना, तो वो चीज तुम्हें दिखेगी, वो बहुत स्लाइटली कॉनकेव रहता है, मतलब बहुत छोटा कॉनकेव रहता है, दिखता नहीं ऐसे पूरा का पूरा कॉनकेव, बहुत बड़ा बड़ा बहुत बड़े सर्कल का कॉनकेव रहेगा, मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर रहेगा। समझे क्या? तो होता क्या, हम कॉनकेव क्यों यूज कर रहे हैं, प्लेन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? प्लेन भी तो कर सकते थे ना, प्लेन में क्या प्रॉब्लम था? हाँ, बॉटनी का क्लास नहीं है आज, ठीक है। तो प्लेन ले सकते थे, कॉनकेव क्यों लिया? प्लेन से पूरी इमेज दिखती है ना। क्यों नहीं दिखेगी? अब मेरे घर में तो प्लेन ही मिरर रहता है, तो मुझे उसमें दिखता नहीं क्या मेरा फेस? दिखता है ना फेस तो। हाइट आधी से छोटी होंगी प्लेन में। अरे नहीं रे, हर एक मिरर का अपना अपना पर्पज है। प्लेन मिरर तुम्हें इमेज दिखाएगा जरूर, बराबर है, मतलब देखो तुम यहाँ पे ऐसे बैठे हो, समझो तुम्हारा पर्पस क्या है मिरर के सामने बैठने का, कि तुम्हें जो हेयर कट हो रहा है ना वो दिखने चाहिए। सिर्फ फेस दिख के क्या फायदा है, मतलब सिर्फ दिखना नहीं चाहिए, मैं मुझे वो अच्छे से दिखना चाहिए कि मेरा हेयर कैसे कट हो रहा है, मेरा शेविंग कैसे हो रहा है, तो मुझे इमेज जूम चाहिए। नहीं समझा? इमेज जूम वाली चाहिए, मतलब मैं जूम हो जाऊं उसमें, जूम मतलब थोड़ा फोकस हो जाओ तो बड़ा दिखूं, हाँ मैग्नीफाइड दिखूं। अगर मैं प्लेन मिरर ले लूं तो मैं जैसे दिख रहा हूँ वैसे ही दिखूंगा, तो दूर जाने के बाद मेरे को बस मेरा फेस दिखेगा, मेरी बॉडी दिखेगी, लेकिन हेयर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, वो बस देख वाला ऐसे हुआ है कुछ, तो भी ऊपर ऊपर देख के जैसे पता चल जाता है वैसे। सलून में वो जो कर रहा है वो दिखता है हमको, क्या कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है अच्छे से, तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि तुम कॉन्केव मिरर में बैठे हो, और कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी होती है ये इमेज को मैक्सिमाइज करता है, इनलाइज करता है। अब तुम बोलोगे सर कॉन्केव मिरर की तो ये भी प्रॉपर्टी कि हम उसमें उल्टा दिखते हैं,
कॉनकेव मिरर तो इन्वर्टेड भी आते हैं ना इमेज, इमेज कहाँ पे आती है हमेशा नीचे, तो फिर तो तुम्हारे स्क्रीन पे आती है ना इन्वर्टेड, इस पे तो सीधी जाएंगी। क्या, उस पे तो सीधी जाएंगी ना मिरर के ऊपर, स्क्रीन पे उल्टी थी। तो स्क्रीन पे जो मेरे आंखों तो स्क्रीन ही है ना, मेरे रेटिना तो स्क्रीन ही है वो हमारा ब्रेन कर लेता है। हाँ ना? तो उसको सीधा करने की आदत है। अभी ये चीज, अभी ये कैलेंडर है ना मुझे उल्टा दिख रहा है, तो उसमें क्या प्रोग्राम फिट है, वो सीधी इमेज को मतलब वो उल्टी दिख रही है ना उसको क्रिएट करा है। तुम 2 बार उल्टा करोगे तो फिर से उसको उल्टा ही दिखेगा ना। नहीं समझ रहा है, मिरर ने उसको खुद खुद उल्टा बनाया, हाँ तुम्हारा उसको और उल्टा बनाएगा तो हाँ। वापस से उल्टा ही दिखेगा ना वो। हाँ। 2 बार उल्टा हो रहा है, जैसे माइनस और -1 फिर से +1 हो जाता है, हाँ। तो ब्रेन एक बार उल्टी बना रहा है। तो नॉर्मल ब्रेन को क्या आदत है, जो आती है ना एक बार उल्टा बनाने का आदत है, मिरर उसको पहले से ही उल्टा बना रहा है और वो उसको वापस से उल्टा बनाएगा, तो जो दिख रहा था वही दिखेगा तुम्हें। मतलब हमारे इस पे लेंस पे ये दिखेगा। लेंस का हर एक के लिए वो लेंस का काम फिक्स है। अब हर चीज मुझे उल्टी दिख रही है ना, लेकिन मेरा ब्रेन एक बार उसको उल्टा बना ही रहा है, तो जो तुम्हें इनपुट में उल्टा मिल रहा है वो तो उल्टा ही दिखाएगा ना उसको। नहीं समझा, जान दो छोड़ो, बाद में बताऊंगा कभी आंखों का काम। तो फिलहाल यहाँ पे सोचो कि तुम्हें जो इमेज दिख रही है वो कैसे दिख रही है, इन्वर्टेड। कॉनकेव बनाएगा इमेज को इन्वर्टेड, लेकिन कॉनकेव की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें इमेज उल्टी नहीं दिखती। हाँ, तो तुम्हारी जो चेयर होती है ना, वो ये मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखी होती है। चेयर को हिलाते नहीं हो, और हिलाई भी तो पीछे की वॉल भी इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कर्वेचर है तो रेडियस बहुत आगे बहुत पीछे रहेगी, समझे क्या। और फोकस बीच में आ जाएगा, और फोकस और पोल के बीच में तुम बैठे हो, तो फिर हमारे प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आता है तो इमेज इन्वर्ट वर्चुअल तैयार होती है। यहाँ पे क्रिएट हो जाती है पीछे। वो वाली केस में इमेज कहाँ पे आती है, बिहाइंड द मिरर। और उस वक्त आई बिहाइंड द मिरर आई, मतलब उसका हाइट हाइट ऊपर रहेगा, ज्यादा भी रहेगा, और दूसरी चीज क्या रहेगी, वो इरेक्ट भी रहेगी। हाँ, तो फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत बार कि कॉनकेव मिरर में तो फिर हम इन्वर्टेड होने चाहिए थे, लेकिन हो नहीं रहे बिकॉज हम कहाँ पे बैठे हैं। हाँ, दैट्स वाई हमारी इमेज इरेक्ट दिख रही और मैग्नीफाइड भी दिख रही। दैट्स वाई हम उसको जूम करके भी हम उसके बेनिफिट को ले सकते हैं, उल्टे भी नहीं दिख रहे और जूम भी कर रहे हैं। अगर यही मैं प्लेन मिरर के बारे में कर दूं तो वो बस जैसी है वैसी दिखाएगा, इन्वर्टेड तो नहीं दिखाएगा। और अगर इसी जगह पे मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज कर दूं तो छोटी दिखाएगा, वो क्या फायदा, छोटी तो दिखनी नहीं चाहिए। तो हर एक चीज के पीछे का रीजन होता है, तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ईएनटी डॉक्टर जो रहते हैं, सेविंग मिरर जो रहता है, वो सारे के सारे वो जो मिरर यूज करते हैं ना, वो कॉन्केव यूज करते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपको फोकस और पोल के बीच में रखेंगे हर वक्त। अब दांत के डॉक्टर के पास चले जाओ तो उसके पास एक कॉन्केव टाइप का ऐसा मिरर रहता है, देखो उसके पास छोटा सा, वो दांत के पास जाके रखता है उसको, और फिर लाइट भेजता है यहाँ से। तो कॉन्केव क्यों रखा उसने, उसको तो फिर दांत उल्टा दिखता था, लेकिन वो दांत को क्या करता है फिर झूम। हाँ, और वो हमेशा उसको उसको प्रैक्टिस रहता है, वो बराबर उसके फोकस और पोल के बीच में तुम्हारा दांत ला देगा, समझेगा। तो फिर तुम्हारा दांत कैसे दिखेगा, बड़ा, तो टीथ बड़ा दिखेगा ना, तो उसको कैविटी अच्छे से समझती है फिर उधर। बहुत पीछे जाके कैसे देखेगा वो, तो हर चीज के पीछे रीजन है। कोई कौन सा मिरर क्यों यूज कर रहा है उसके पीछे रीजन होता है, वो वैसे एप्लीकेशन उसका करते रहता है। ठीक है, ऑनलाइन जा, यस सर। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया वो, 10वीं तक था तुम्हें ये। Inability of sphere and mirror the large aperture to the focus of parallax rays, the magical rays and the कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, डिफेक्ट के बारे में बस बात कर रहे हैं, छोड़ो उसको। पैराबोलिक मिरर बनाएगा। Chromatic aberration is absent in the mirror but present in the lenses. Focal length of mirror is independent of the wavelength of the light, but that is the lens of, देखो क्रोमेटिक एब्रीवेशन जो रहती है, क्रोमेटिक एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्शन के बाद में क्या होता है कि उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे स्पीड चेंज हो जाता है। देखो अब अगर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अभी हमारे दिमाग में वो आ ही नहीं रहा है कि जैसे लेंस है, बराबर है कि नहीं, तो लेंस से लाइट जाएगा, तो जब वो निकलेगा तब आने वाली जो वेलोसिटी थी और जाने वाली जो वेलोसिटी है, इसमें से ये वेलोसिटी में क्या आता है, डिफरेंस,
क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से क्या आता है? डिफरेंस। तो क्रोमेटिक, यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रिवेशन आ जाते हैं। क्रोमेटिक का मतलब यहाँ पे बेसिकली है कि वेलोसिटी का संबंध नहीं, यहाँ पे वेवलेंथ का संबंध। जहाँ पे भी क्रोमेटिक क्रोमेटिक वर्ड फिजिक्स में यूज होता है ना, वो बेसिकली वेवलेंथ के बारे में बात करता है। मोनोक्रोमेटिक, ये वर्ड भी बहुत बार आता है। मोनो का मतलब वन और क्रोमेटिक का मतलब वेवलेंथ, जिसकी एक ही वेवलेंथ रहेगी उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, समझे? और यहाँ पे क्रोमेटिक चेंजेस होते हैं, मतलब क्या बोल रहे हो, जब एक लाइट यहाँ से जाता है और वहां से पास होने लगता है तो यहाँ की वेवलेंथ और यहाँ की वेवलेंथ में फर्क आ जाता है, समझे क्या? तो वेवलेंथ में डिफरेंस आने की वजह से इसका कलर चेंज होने लगता है लाइट निकलने वाले का। तो मिरर में कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन लेंस में कलर चेंज हो सकता है। तो न्यूटन ने भी वही दिखाया ना, एक प्रिज्म लिया था, बराबर ही नहीं, ग्लास का था वो प्रिज्म से लाइट भेजा, जब लाइट निकला तब रेड, रेड पहले निकल गया, फिर सबसे बाद में क्या निकला? वायलेट। तो बीच में 7 कलर आए कि नहीं? तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हर एक का वेवलेंथ अलग अलग है और वेवलेंथ की वजह से कलर दिखता है। वेवलेंथ नहीं तो कलर नहीं दिखेगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो रेडिश दिखेगा, समझा? वेवलेंथ बहुत ज्यादा रही तो रेडिश दिखता है, और वेवलेंथ बहुत कम रही तो वायलेट दिखता है, समझ गए? तो क्रोमेटिक ये वर्ड जब यूज होता है ना, तो वो कलर के बारे में बात करता है। तो कलर के एब्रिविएशन में फर्क आ जाता है जब तुम लेंस में से पास करोगे और मिरर में से पास करोगे। मिरर में क्या होता है, कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेंस से जाते टाइम वेवलेंथ में चेंज होता है, सो दैट्स व्हाई उसके कलर में भी चेंज आएगा। ओके, चलो 2 टॉपिक बचे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं और खत्म कर लेते हैं इसको। different color rays travel with a different velocities in the medium, but velocity of all color rays in the same in the vacuum। मतलब अलग अलग कलर के लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी से जाएंगे, समझे क्या? लेकिन वैक्यूम में सब कलर की वेलोसिटी एक ही रहेगी, क्योंकि मीडियम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से वेलोसिटी में फर्क आता है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में से जाएगा तो वेलोसिटी अपने आप घट जाएगी, लेकिन वैक्यूम में सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहती है लाइट की। कितनी रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैक्यूम में सारे कलर एक ही कलर के हैं ना, व्हाइट कलर की, तो आप कोई भी कलर उसमें से निकाल के रख दो, उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जितनी थी। लेकिन अगर आप मीडियम में चले जाते हो तो अलग अलग कलर की अलग अलग वेलोसिटी आती है, बिकॉज अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेवलेंथ चेंज होगा। तो वेवलेंथ चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में भी चेंजेस अपने आ जाते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला है वैसा। क्या फॉर्मूला है उसका? वेवलेंथ वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है, v = न्यू लैम्डा। क्या रिलेशन है उनका? हाँ, तो मतलब वेवलेंथ बढ़ गया तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है? और घट गया तो अपने आप घट जाती है। वैसे फ्रीक्वेंसी का भी है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू। तो रिलेशन होने की वजह से वैसे होता है। दूसरा प्रॉब्लम है इसका, देखो लास्ट टॉपिक। इफ द होल इज फॉर्म इन द मिरर, then also we will get a full image when no hole in the image. The hole will only reduce the intensity of rays forming the image। अगर हम किसी मिरर में एक होल बनाते हैं तो हमें जो इमेज मिलती है ना, वो बिना होल के ही मिलती है, अगर होल नहीं दिखता इमेज, समझ गए क्या? छोटा होल बनाया, बहुत बड़ा मत बनाओ तो दिखेगा ही नहीं। तो छोटा सा होल बनाया